हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जीएस प्रैक्टिस बूस्टर सीरीज एसएससी जीडी 2026 के लिए। ठीक है, ये क्लास नंबर 2 है और इससे पहले मैं एक क्लास करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। साथ ही हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर लक्ष्य सीरीज जीके एंड जीएस के लिए चल रही है, जिसमें मैं सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स वाइज थ्योरी पार्ट को कवर कराई हूँ, जीएस के संपूर्ण सिलेबस को। ओके, तो आप उन क्लासेस के साथ भी जुड़ सकते हैं जिसमें मैं 30 क्लासेस करा चुकी हूँ। ओके, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं वो क्लासेस। ओके, और साथ ही यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम स्टैटिक जीके में बात करने वाले हैं। भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ओके, तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी क्या है, तमिलनाडु। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कि तमिलनाडु। ओके, तो किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से। भरतनाट्यम का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि के नाट्यशास्त्र नामक, यहाँ पर नामक होगा, ओके, प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। यह तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को शादी अट्टम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो भरतनाट्यम नृत्य है इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर व रुक्मिणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इससे संबंधित अन्य कलाकार भी हैं पद्मा सुब्रमण्यम, बैजंती मालावाली, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, टी वाला सरस्वती। इन सभी का संबंध भरतनाट्यम से है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी। ओके, तो ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1900 में, रविन्द्रनाथ, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में, 1905, ऑप्शन डी है 1906। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी, ध्यान रखेगा। शांति निकेतन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना करके यहाँ विद्यालय खोला, जिसका नाम विश्व भारती विद्यालय था। रविंद्रनाथ टैगोर ने मणिपुर नृत्य के शिक्षकों को शांति निकेतन में आमंत्रित करके इस नृत्य को बाहर लोकप्रिय बनाया। यूनेस्को में 2023 में भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा किसको, तो शांति निकेतन को 41वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी। ओके, ऑप्शन ए है श्री त्यागराज कॉलेज ऑफ म्यूजिक डांस की, ऑप्शन बी है नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की, ऑप्शन सी है दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। ओके, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने वर्ष 1949 में अहमदाबाद, गुजरात में की थी, जो भारत की प्रथम नृत्य और थिएटर अकादमी थी। मृणालिनी साराभाई एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम और कथकली शास्त्रीय नृत्यांगना थी, ध्यान रखिएगा। इनका संबंध कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य से था, तो भरतनाट्यम और किसी कथकली से। ओके, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल राज्य के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिए। इन ऑप्शन में से कौन सी नर्तक या नर्तकी हैं जिनका संबंध कौन सी नृत्य से है, तो कथक शास्त्रीय नृत्य से। तो ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है सरोदी सेकिया, ऑप्शन बी वेदांत सत्यनारायण शर्मा,
ऑप्शन डी रोहिणी भाटे, ऑप्शन डी है केलू चरण महापात्र। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है रोहिणी भाटे, जिनका संबंध किस नृत्य से है, तो कथक से। ओके, कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं देखते हैं। रोहिणी भाटी, बिरजू महाराज, शोभना नारायण, दमयंती जोशी, सितारा देवी, मालविका सरकार, विंदादी महाराज इत्यादि। इन सभी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथक से, जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। इस नृत्य शैली के लखनऊ, जयपुर, बनारस और रामगढ़ प्रसिद्ध घराने हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये हमारा क्वेश्चन है हिस्ट्री से संबंधित है। ओके, ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी है माया सभ्यता, ऑप्शन सी है मेसोपोटामिया सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। ओके, तो मोहनजोदड़ो किससे संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। इसका राइट आंसर ए होने वाला है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो से ग्रिड पैटर्न आधारित सड़कें मिली हैं। विशाल स्नानागार, पशुपतिनाथ की मूर्ति, हाथी का कपाल खंड, अन्नागार आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सबसे अधिक सैंधव मोहरें मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है। ओके, तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है मध्य प्रदेश। जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश में। ओके, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज B.S. वाड़कर ने की थी। यहाँ से आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र मिले हैं। ओके, भीमबेटका से ही। भीमबेटका को वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये मैं वही क्वेश्चन करा रही हूँ, पीछे जो SSC GD या कोई भी SSC एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, लेकिन वो सभी SSC एग्जाम्स के हैं। ओके, तो ऑप्शन ए है हड़प्पा एवं कोट डीजी, ऑप्शन बी है कालीबंगा और रोपड़ से, ऑप्शन सी है धौलावीरा और भगत राव से, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं नाव के जो साक्ष्य हैं या चित्र कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। इसका राइट आंसर डी होने वाला है। ओके, लोथल गुजरात में यहाँ पर भोगवा होगा। ओके, कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा अगर। ओके, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल का गोदीवाड़ा जो डॉकयार्ड है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी आकृति है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किसकी बनी थीं। ओके, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है ईंटें, ऑप्शन सी है पीवला, ऑप्शन डी है सिलखंडी या सैलखंडी। तो यहाँ पर ये गलत होगा, यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है डी। ओके, सिलखंडी या सैलखंडी की बनी हुई थी। यह जो मोहरें हैं वो आयताकार, वर्गाकार, बेलनाकार और गोलाकार थीं, ध्यान रखिएगा। इन मोहरों पर देवी देवताओं और पशुओं का अंकन है। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों से लगभग 2000 मोहरें अब तक प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों का प्रयोग व्यापार वाणिज्य में होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी कैसी ब्राह्मी। ओके, तो
तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। ओके, जो सिंधु घाटी सभ्यता की वो लिपि थी वो कैसी थी? अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी, जिसे अब तक पढ़ा नहीं गया है। यह लिपि दाएं से अवाएं लिखी जाती थी। ओके, और हड़प्पा लिपि में लगभग 300 से 400 चित्राक्षर थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जो पॉलिटी से है। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1949, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1948, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओके, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, याद रखिएगा। देखो, 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए, और ये भी पूछा गया है कई बार संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो इसी डेट को। ओके, 24 वो संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें जो तीनों पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा पर कब हुए हस्ताक्षर? तो 24 जनवरी 1950। कुल कितने सदस्य थे? 284। और अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। और प्रथम हस्ताक्षर किसके हुए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है संविधान सभा का गठन कब किया गया? ओके, तो ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी वर्ष 1946 में, ऑप्शन सी 1949 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी वर्ष 1946 में। संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार, यहाँ पर विचार होगा। ओके, विचार है, ध्यान रखिएगा, गठन नहीं, विचार किसका आया था? तो 1934 में पहली बार M.N. रॉय ने रखा था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा जुलाई 1946 में किया गया। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। इनमें से ब्रिटिश प्रांतों से, यहाँ पर प्रांत होगा, ब्रिटिश प्रांत से 292 और कमिश्नरी से 4 और देसी रियासतों से 93 सदस्य थे। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है 11 दिसंबर 1946। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। पहली बैठक में 10 महिलाएं सदस्य थीं। तीसरी बैठक नहीं, यहाँ पर होगा दूसरी बैठक। ओके, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ओके, और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। भारत का जो संविधान था उसको लागू किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 14 से 31 जुलाई 1947, 6 से 17 अक्टूबर 1949, 16 से यहाँ पर 16 जुलाई से 16 जून 1949 तक। यहाँ पर ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी क्या है? 11 से 17 दिसंबर तक। ओके, 1946। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होने वाला है? 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक संविधान सभा का 10वां सत्र आयोजित किया गया था। इस सत्र में कुल 10 बैठक हुई थी। संविधान सभा में कुल 12 सत्र आयोजित हुए थे।
अंतिम 12वां शस्त्र 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 6 व 12वां केवल एक ही दिन हुए थे। 6 और 12वां शस्त्र वो एक ही दिन हुए थे। पहला शस्त्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक हुआ था। पहले शस्त्र में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। पहले शस्त्र की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है 14। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा? तो ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन सी भूमध्य विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी है सतह पर। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर। ओके, पृथ्वी के पोल पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा, इसका जो इसके कारण है वो निम्नलिखित हैं। पृथ्वी एक आदर्श गोलाकार के बजाय एक अंडाकार है, जिसका अर्थ है किसी पृथ्वी के पोल्स पर इसका व्यास केंद्र के आसपास के व्यास से कम है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के पोल्स पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, क्योंकि वस्तुएं पृथ्वी के केंद्र के करीब होती हैं, जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पृथ्वी का विकास अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गुरुत्वीय खिंचाव। पृथ्वी की घुमावदार गति के कारण भूमध्य रेखा पर एक सेंट्रीफ्यूगल बल उत्पन्न होता है। जो पृथ्वी है उसके घुमावदार गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल, जो गुरुत्वाकर्षण बल को कम करता है। इसीलिए भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का भार पोल्स की तुलना में कुछ कम होता है। इस प्रकार पृथ्वी के पोल्स पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होता है, जिससे वस्तुओं का भी भार अधिकतम होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी कौन सा है? तो विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग? तो ऑस्टियोपोरोसिस रिकेट्स। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों को पतला कमजोर कर देता है, क्योंकि इस रोग में कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां व दांत भंगुर हो जाते हैं। रिकेट्स से भी हड्डियां कमजोर होती हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। तो कल हमने जनधन योजना की थी, आज करेंगे मेक इन इंडिया। ओके, आरंभ तिथि 25 सितंबर 2014। मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2014 में लॉन्च की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और एक वैश्विक निर्माण भाव के रूप में बदलना। इस पहल के द्वारा दुनिया भर में संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना है। निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया की सहायक पहल है। मेक इन इंडिया के 4 स्तंभ नई सोच, नए क्षेत्र, नया बुनियादी ढांचा और नई प्रक्रियाएं। मेक इन इंडिया 2.0 चरण में 27 क्षेत्र को शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी, और साथ ही यदि हमसे कोई मिस्टेक होता है और यदि कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक है तो उसके लिए सॉरी, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, साथ ही यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लेना। और आपको जो मैं लक्ष्य सीरीज जीएस के लिए करा रही हूँ उसकी भी पीडीएफ और ये क्लासेस हैं इनकी भी पीडीएफ वहीं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपना रिविजन कर सकते हैं। ओके, और साथ ही आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए आए हैं तो। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।